Hello guys, welcome back to the channel. वेलकम बैक टू माय चैनल एडुटेनमेंट एंड मैं हूं स्मिता सिंह, आपकी एडुकेटर फॉर कोड 55 ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड लेबर लॉ एंड लेबर वेलफेयर। एंड हम सॉल्व करने जा रहे हैं PYQs फ्रॉम 2016, द क्वेश्चन विच आर आस्क्ड इन 2016 एग्जामिनेशन। एंड ये इन क्वेश्चंस के बेसिस पे हम न्यू क्वेश्चंस की के फॉर्मेशंस किस तरह से हो सकते हैं वो स्टडी करेंगे। एंड अपकमिंग एग्जाम में क्या क्वेश्चंस इनसे बन के आ सकते हैं, क्योंकि कई बार सेम क्वेश्चंस भी आते हैं रिपीटेड। एंड कई बार क्या, हमेशा ही आप देखेंगे कि पिछले ईयर से कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं अपकमिंग एग्जाम में। एंड उनके बेसिस पे कुछ न्यू क्वेश्चंस के भी फॉर्मेशन होते हैं, उनकी भी टेक्निक को हम देखेंगे एंड पढ़ेंगे। सो आज के सेशन में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 से, क्योंकि लास्ट सेशन में हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 7 कवर किया हुआ था। क्योंकि थोड़ा एक्सप्लेनेशन उसका लेंदी हो गया था, सो मैंने सेशन को बहुत ज़्यादा लेंदी ना करके हमने शॉर्ट ही रखा था, ताकि आपका रिटेंशन बना रहे, आप इंटरेस्ट के साथ पढ़ते रहे मेरे साथ। क्योंकि चैनल का नाम ही है एडुटेनमेंट, तो हम ज़्यादा बोर नहीं करेंगे, मतलब मैं आपको बोर नहीं करूँगी पढ़ा करके बहुत ज़्यादा। इतना पढ़ाऊँगी कि ताकि आपका इंटरेस्ट बना रहे और आप कॉन्सेप्चुअली पढ़ें, राइट। एंड वी आर प्रिपेयरिंग फॉर NTA UGC नेट ज़ेआरएफ 2022। एंड मैं क्वेश्चंस दिखा देती हूँ क्या हमने लास्ट सेशन में कवर किया था। एंड आज का हमारा जो क्वेश्चन होगा असर्शन एंड रीजन से क्वेश्चन होगा। सो हमारा पहला क्वेश्चन इस सेशन का होगा असर्शन एंड रीजन के बेसिस पे। सो हम देखेंगे जब भी हम असर्शन एंड रीजनिंग से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो उनमें एक टेक्निक फॉलो करेंगे कि जब भी आप असर्शन को पढ़ते हैं, तो रीजन को पढ़ने के लिए आप बिकॉज लगा के रीजन को पढ़ेंगे। आप बिकॉज लगा के रीजन को पढ़ेंगे तो आप रिलेट कर पाएंगे कि असर्शन क्या कह रहा है और रीजन क्या कह रहा है, दोनों एक दूसरे को रिलेट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, राइट। सो इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। Assertion A: competency-based job analysis describing jobs terms of measurable, observable, and behavioral competencies is currently gaining importance because re-engineering redesigns the business process in such a manner that small, multidisciplinary, self-managing teams get the task done together through multi-skilled competencies, right? सो आपके सामने ऑप्शंस हैं, आपको बताना है इनमें से कौन सा सही है, आपको सही आंसर फाइंड करना है। एंड फॉर एवरी क्वेश्चन आई विल गिव यू 15 सेकेंड so that you could read the question carefully and try to solve the question by your own, and I am here to give you the correct answer and with an explanation as well, right? So please read the question carefully. So here the correct answer for this question is option number third. Both A and R are right and R explains A. So देखेंगे किस तरह से दोनों सही हैं और किस तरह से R A को explain कर रहा है, right? So competency based job analysis describing job terms of measurable, observable and behavioral competencies is currently gaining importance. That is correct. जो आप मेजरमेंट होता है, जब आप ऑब्जर्वेशन की बात करते हैं, बिहेवियर की बात करते हैं, कॉम्पिटेंसी लेवल की बात करते हैं, तो इन सारी चीजें एक इम्पोर्टेंस गेन करती हैं, राइट। दे आर गेनिंग इम्पोर्टेंस इन दिस एरियाज, राइट, because re-engineering designs the business process in such a manner that small multidisciplinary self-managing teams get the task done together through multi-skilled competencies. So बात सही कह रहे हैं यहाँ पर कि जब हम इन सारी चीज़ों को एक इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, तो उसके साथ साथ आप ये देखेंगे कि जब छोटी छोटी टीम्स जब बनाते हैं, जो सेल्फ डिसिप्लिनरी टीम्स होती हैं, जो स्मॉल लेवल की टीम हो, जो 5-10 पाँच चार पाँच पाँच छः बंदों की का जो टीम होती है, वो जो होती है उनके अंदर जो जो टीम के जो मेंबर्स होते हैं उनके अंदर डिफरेंट स्किल्स होती हैं। उन डिफरेंट स्किल्स को यूज करके वो एकजुट हो करके काम को बड़ी ही कॉम्पिटेंसी के साथ, सक्षमता के साथ सॉल्व करते हैं। सो दैट इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, राइट। सो यहाँ पर ऑप्शन नंबर थर्ड वुड बी द राइट आंसर। बोथ ए एंड आर राइट एंड आर एक्सप्लेन्स ए, राइट। सो क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। लेट्स मूव टू नेक्स्ट। Arrange the
फॉलोइंग स्टेप्स इन डिसिप्लिनरी प्रोसीजर इन देयर राइट ऑर्डर। आपको राइट ऑर्डर में लेके आना है, इसका सीक्वेंस सही करना है आपको, राइट। सो पहला देखेंगे हम फ्रेमिंग एंड इशू ऑफ चार्ज शीट। ऑप्शन नंबर बी डोमेस्टिक इंक्वायरी। ऑप्शन नंबर सी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी। ऑप्शन नंबर डी रिपोर्टिंग ऑफ मिसकंडक्ट टू डिसिप्लिनरी अथॉरिटी। ऑप्शन नंबर ई नोटिस ऑफ इंक्वायरी एंड ऑप्शन नंबर एफ फाइंडिंग्स ऑफ इंक्वायरी ऑफिसर। ऑप्शन नंबर जी एग्जामिनेशन ऑफ एविडेंसेस एंड ऑप्शन नंबर एच क्लोजर। सो पहले आप कोशिश करेंगे कि क्या पहले आना चाहिए और क्या लास्ट में आना चाहिए, इस तरह से, क्योंकि क्वेश्चन आपको लगेगा कि इतने सारे ऑप्शंस दे दिए गए हैं, उनको आपको करेक्टली अरेंज करना है। तो आप सबसे पहले देखेंगे कि आप कंफ्यूज ना होकर के आप ये ना सोच के कि क्वेश्चन बहुत लेंदी लग रहा है, हार्ड लग रहा है। आप सबसे पहले देखेंगे कि सबसे लास्ट में क्या आना चाहिए और सबसे पहले क्या आना चाहिए। तो इस तरह से भी आप क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं, राइट। आई एम गिविंग यू 15 सेकेंड, प्लीज गो अहेड। So here the correct answer for the question is option number 2. ऑप्शन नंबर 2 आपका सही करेक्ट आंसर होगा, करेक्ट सीक्वेंस में इसमें दिया गया है। आप देखेंगे सबसे पहले क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी को देखेंगे, रिपोर्टिंग ऑफ मिसकंडक्ट टू डिसिप्लिनरी। पहले आप रिपोर्ट करेंगे कि मिसकंडक्ट कहाँ हो रहा है, राइट। तो सबसे पहले बात हो जाएगी रिपोर्ट की, राइट, रिपोर्टिंग ऑफ मिसकंडक्ट। एंड देन उसके बाद बात करेंगे प्रिलिमिनरी इंक्वायरी। जब आप मिसकंडक्ट को रिपोर्ट करते हैं तो फिर उसके बाद उसकी इंक्वायरी बैठाएंगे आप, राइट। अब जब मिसकंडक्ट कोई होगा तभी तो इंक्वायरी बैठेगी, तो पहले तो आप रिपोर्ट करेंगे मिसकंडक्ट को, राइट। फिर उसके बाद आप इंक्वायरी की बात करेंगे, फिर आप करेंगे प्रिलिमिनरी इंक्वायरी। एंड देन आफ्टर यू विल डू फ्रेमिंग एंड इशू ऑफ चार्ज शीट। आप जब इंक्वायरी की बात करेंगे वहां पर फिर आपकी बात आ जाएगी चार्ज शीट की, आप चार्ज शीट को इशू करेंगे, राइट। एंड देन आफ्टर यू विल डू नोटिस ऑफ इंक्वायरी। आप एक नोटिस भेजेंगे इंक्वायरी के लिए। उसके बाद होगा बी डोमेस्टिक इंक्वायरी। नोटिस ऑफ, जब नोटिस जारी हो जाएगी तो फिर आप डोमेस्टिक इंक्वायरी करेंगे। उसके बाद आप करेंगे एग्जामिनेशन ऑफ एविडेंसेस। इंक्वायरी के बाद जो भी आपको प्रूफ मिलेंगे आप उसके एग्जामिनेशन करेंगे एविडेंसेस के। एंड देन आफ्टर यू विल डू एच क्लोजर एंड देन फाइंडिंग ऑफ इंक्वायरी ऑफिसर। आप क्लोजर के बाद फिर करेंगे फाइंडिंग ऑफ इंक्वायरी ऑफिसर। सो इस तरह से DCAEBGHF करेक्ट सीक्वेंस में होंगे। सो आप क्वेश्चन को फिर से, अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो फिर से एक बार पढ़ेंगे, समझने की कोशिश करेंगे क्वेश्चन को, एंड देन आपको एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। अगर फिर भी आपको लगता है कि आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पा रही है, या किसी भी क्वेश्चन में, या इस क्वेश्चन में, या फिर पिछले जो क्वेश्चंस मैंने कराए हैं उनमें, या फिर अपकमिंग क्वेश्चंस में कहीं भी आपको प्रॉब्लम होती है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं कि कहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो रही है। मैं उसके लिए फिर उन क्वेश्चन के बेसिस पे आपको, आपके लिए एक दूसरा सेशन कंडक्ट कर दूंगी, राइट। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। Who among the following is associated with the types of personnel department such as independent, integrated, staff coordinated and split function categories, right? So हम क्वेश्चंस को फिर से, क्वेश्चन को फिर से पढ़ेंगे। Who among the following is associated with the types of personnel department such as independent, integrated, staff coordinated and split function categories? सो ऑप्शन है आपके सामने डेल यॉर्डर, ऑप्शन नंबर 2 डेल एस बीच, ऑप्शन नंबर 3 रिकार्ड पी कैलहून एंड ऑप्शन नंबर 4 डाल्टन ई मैकफरलैंड, राइट। आपके सामने ऑप्शंस हैं, आप क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़िए एंड देन ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन। So here the correct answer for this question is option number 4. Dalton E. McFarland is associated with the types of personal departments such as independent, integrated, staff coordinated and split function categories की बात करते हैं, right? So यहाँ पे correct option हो जाएगा question number 10 का correct option हो जाएगा option number 4 Dalton E. McFarland. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन असर्शन एंड रीजनिंग के बेसिस पे क्वेश्चन है, और जैसा कि मैंने बताया असर्शन को हम जब भी पढ़ेंगे बिकॉज लगा के रीजन को पढ़ेंगे, हम
इसमें इजीली क्वेश्चन को समझ पाएंगे, हम सॉल्व करने में 100% हमारी श्योरिटी रहेगी, राइट। सो क्वेश्चन assertion A, chronological age is rather crude measures of time since birth which can hide a multitude of individual differences in vigor, energy, enthusiasm, fitness, and so on. However, cognitive age could be a phase of personality related to openness to experience. Because consumer psychology provides evidence that cognitive age is a much better guide to people buying habits, leisure pursuits, and that so on than chronological age. राइट। सो इस क्वेश्चन के लिए भी मैं आपको दे रही हूँ 15 सेकेंड। आप क्वेश्चन को फिर से पढ़िए, बिकॉज लगा के रीजन को पढ़िएगा असर्शन के बाद, एंड देन आपको इजली आपको समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, वो एक्सप्लेन कर रहा है नहीं कर रहा है, आपको सारी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। सो प्लीज रीड द क्वेश्चन। So here the correct answer for this question is option number third, A and R both are true. R does not explain A. यहाँ पर दोनों ही ऑप्शन सही, असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, बट रीजन ए को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। देखेंगे कैसे। क्रोनोलॉजिकल एज इज रादर क्रूड मेजर ऑफ टाइम सिंस बर्थ विच कैन हाइड अ मल्टीट्यूड ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस in vigor, energy, enthusiasm, fitness, and so on. However, cognitive age could be a facet of personality related to openness to experience. सो एसर्शन को देखेंगे कि इन्होंने बहुत ही तरीके से लिखा हुआ है यहाँ पे, और सारी चीजें क्लियरली लिखा हुआ है कि ये करेक्ट है, ये आपको आपके लिए ये मतलब ये जो असर्शन दिया गया है ये दैट इज ट्रू, राइट। एंड ऑप्शन बिकॉज लगा के पढ़ेंगे, consumer psychology provides evidence that cognitive age is a much better guide to people buying habits, leisure pursuit, and so on that chronological age. So ये भी अपनी जगह पे सही है, लेकिन ये एक दूसरे से रिलेट नहीं करते हैं, वो इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, राइट। सो दोनों सही है लेकिन एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, रीजन जो है असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। सो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा बोथ आर ट्रू बट आर डजंट एक्सप्लेन ए, राइट। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन असर्शन एंड रीजन के बेस पे क्वेश्चन है। Each role must have enough stresses which may help the role occupant to stretch himself, herself to meet the challenge. In the role where the scope is limited to routine work, the role occupants do not perceive any challenge, because while every role has some routine elements, challenge challenge can also be incorporated into every role. However, the challenge should not exceed an optimal limit. Otherwise, it may produce dysfunctional stress, resulting in poor performance or damage to the health of the employee in long run. Right? So, आप एक बार फिर से क्वेश्चन को बिकॉज लगा के पढ़िएगा असर्शन रीजन को, एंड ट्राई टू सॉल्व द आंसर, सॉल्व द क्वेश्चन। ऑलराइट। सो यहाँ पर देखेंगे दोनों ही ट्रू है और आर एक्सप्लेन कर रहा है ए को। देखेंगे कैसे। ईच रोल मस्ट हैव इनफ स्ट्रेसेस विच में हेल्प द रोल ऑक्यूपेंट्स टू स्ट्रेच हिमसेल्फ हरसेल्फ टू मीट द चैलेंज। तो दैट इज करेक्ट। जब भी हम किसी भी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं तो उसमें एक स्ट्रेस होता है, राइट। उसमें एक स्ट्रेस होता है जहां पर हम अपने आप को स्ट्रेच करते हैं, अब खुद को स्ट्रेच करते हैं। एक पर्सन अपने आप को
स्ट्रेच करता है उस रोल को, उस गोल को अचीव करने के लिए, वो अपने चैलेंजेस को मीट करने के लिए अपने आप को स्ट्रेच करता है। सो एक कहते हैं ना कि हमारे ऊपर एक पॉजिटिव स्ट्रेस भी होता है, एक नेगेटिव स्ट्रेस भी होता है, स्ट्रेस भी होता है। सो स्ट्रेसेस किसी जैसे लाइक एग्जाम को क्रैक करने के लिए, एग्जाम में जब हम पढ़ाई करते हैं, तो एग्जाम में जब पढ़ाई करने के लिए हमारे पास एक बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहता है, प्रेशर रहता है, तो एक पॉजिटिव स्ट्रेस रहता है, क्योंकि हम अगर अगर हमने पढ़ाई करके वो स्ट्रेस ले करके एक लेवल पे जो हम लोग स्ट्रेस ले रहे हैं, उस स्ट्रेस को ले करके अगर हमने एग्जाम ज़्यादा क्लियर कर लिया तो हमारे लिए तो वो गुड हो जाएगा ना। तो कहते हैं कि जो स्ट्रेस भी होता है ना, कई तरह का होता है, वो पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है, वो अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है। तो यहाँ पे क्योंकि हम अगर हमारे लाइफ में स्ट्रेस नहीं होगा, चैलेंजेस नहीं होगा, तो हम अपने गोल को मीट नहीं कर पाएंगे। राइट, तो इस तरह से ये बात सही बोल रहा है। राइट, राइट। सो एंड आगे देखेंगे, इन द रोल वेयर द स्कोप इज लिमिटेड टू रूटीन वर्क, द रोल ऑक्यूपेंट डू नॉट परसीव एनी चैलेंज। राइट। सो बात कर रहे हैं कि जहाँ पे रोल, जहाँ पे ऐसे रोल की जहाँ पे बात करते हैं जहाँ पे हमारा स्कोप बहुत कम होता है, राइट, लिमिटेड होता है, लिमिटेड वर्क होता है, वहाँ पे चैलेंजेस नहीं होते, चैलेंजेस नहीं होते हैं तो आप जो गोल होता है उसको मीट नहीं कर पाते। आप किसी भी चैलेंज, अगर किसी भी तरह का चैलेंज लेते हैं अपनी लाइफ में, तभी आप एक गोल की तरफ जा पाते हैं। राइट, तो जब लाइफ में चैलेंजेस नहीं है, स्ट्रेस नहीं है, पॉजिटिव स्ट्रेस नहीं है, तो आप लाइफ में कुछ कर नहीं पाएंगे। राइट, सो एसर्शन जो कह रहा है वो करेक्ट बोल रहा है। राइट, and because while every role has some routine elements, right, challenges can also be incorporated into every role. However, the challenge should not exceed an optimal level, otherwise it may produce dysfunctional stress. So कहते हैं ना कि आप challenges तो लो, लेकिन इतना भी उसको ना बढ़ा दो कि उसका जो आपके अंदर जो फंक्शन करने की क्रिया वो डिसफंक्शनल हो जाए। राइट, आप बहुत ज्यादा डीमोटिवेटेड भी हो जाए, तो उसको भी एक लिमिट में रखना जरूरी है, रिजल्टिंग इन पुअर परफॉर्मेंस और डैमेज टू द हेल्थ ऑफ द एम्प्लॉय इन द लॉन्ग रन। क्योंकि आप स्ट्रेस तो ले रहे हैं, लेकिन अगर बहुत लंबे समय तक आप स्ट्रेस लेते जा रहे हैं, राइट, तो भी आपके लिए वो हानिकारक है, वो आप उसमें आप अपने लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। अगर चैलेंजेस हैं, शॉर्ट टर्म के लिए हैं, शॉर्ट टर्म के लिए आप स्ट्रेस लेते हैं, दैट इज ओके, बट अगर उन्हीं चैलेंजेस में फंस के रह जाएंगे, उन्हीं स्ट्रेस में फंस के रह जाएंगे, आप लॉन्ग टर्म तक चलते रहें, तो वो चीजें फिर पॉजिटिव की जगह नेगेटिव हो जाएंगी, फंक्शनल की जगह वो डिसफंक्शनल हो जाएंगी। राइट, सो जो रीजन है ए को करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, और सॉरी ऑप्शन नंबर 2, ए एंड आर बोथ आर ट्रू एंड आर एक्सप्लेन्स ए। राइट, सो इस सेशन को हम यही वाइंड अप कर रहे हैं, एंड नेक्स्ट सेशन में मैं आपको इसके आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व कराऊंगी विद द होल थ्योरी पार्ट एंड द एक्सप्लेनेशन एज आई डन टुडे। एंड अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है, मेरी टीचिंग स्टाइल अच्छी लगती है, तो आप मेरे इस चैनल को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। अगर आपको लगता है कहीं पे लैग करती हूँ या फिर पीपीटी स्टाइल में कोई प्रॉब्लम है, स्टडी मटेरियल में कोई प्रॉब्लम है, एमसीक्यूज में जो पीवाईक्यूज लेके आई उनमें कोई इशू है, तो आप मुझे वो भी बता सकते हैं। आई विल वर्क ऑन दैट। राइट, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी, थैंक यू वेरी मच।